हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवीज टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर के 5th एपिसोड को। जिस एपिसोड को देखकर एक बात तो तय है कि एमसीयू की तरफ से जिस कैमियो का प्रॉमिस किया गया था वो हमें उसी प्रॉमिस के हिसाब से देखने मिला है, क्योंकि उस कैमियो को लेकर ज्यादा बड़ी उम्मीद लगाकर मैंने बिल्कुल भी नहीं रखी थी। रीजन है वांडा विजन की सीरीज, जिससे अब मुझे ये तो काफी अच्छी तरीके से पता चल गया है कि एमसीयू के शोज को कितनी तेज नजरों को रखकर देखना चाहिए, ताकि कहीं पर भी आपसे चूक ना हो और पिछली बार की तरह मार्वल वाले आपके काट के ना चले जाए। जो हाँ, मुझे लगता है कि इस कैमियो को लेकर काफी लोगों का खटा भी है, क्योंकि कई फैंस की उम्मीद ओल्ड स्टीव रॉजर को लेकर थी, लेकिन उन्हें मिली मैडम हाइड्रा, जो नाम मार्वल कॉमिक बुक में वाइपर के कैरेक्टर का भी है, जिस कैरेक्टर को हमने इसके पहले फॉक्स के यूनिवर्स की एक्समैन की फिल्म दी वुल्वरीन में देखा है। लेकिन वाइपर और इस मैडम हाइड्रा में काफी ज्यादा फर्क है, जिस डिफरेंट को मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही साथ इस एपिसोड से किए गए सभी के सभी कैरेक्टर्स के आसोल परिवर्तन के भी, क्योंकि जिस तरीके से इस एपिसोड में कैरेक्टर्स में काफी सारे डेवलपमेंट किए गए हैं, उससे ये बात तो साफ है कि एमसीयू के फ्यूचर में काफी लंबी और तगड़ी प्लानिंग कर ली गई है, जिसका रिजल्ट या फिर टीज कह लो हमने इसके पहले वांडा विजन की सीरीज में भी देखा और अब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी। तो चलिए अब इस एपिसोड की उन सभी की सभी छोटी से छोटी डिटेल्स पर नजर डालकर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ, जिसका मतलब साफ है कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी हुई है और अब आपको इस बात को काफी ज्यादा ध्यान में भी रखना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट को भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस 5th एपिसोड की शुरुआत 4th एपिसोड के बाद की ही बिल्कुल कंटिन्यूएशन के साथ की गई है, जिसके एंड में हमने जॉन को उसके गेट ओवर हियर वाले मूव्स के साथ देखा, जिससे सामने वाला वो शख्स बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन सिविल वॉर में जब स्टीव ने ऐसी ही फेटेलिटी टोनी स्टार्क के अगेंस्ट यूज की थी, तो वहाँ पर स्टीव को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी कि उन्हें टोनी को जान से मारना भी है या नहीं, और रिजल्ट हमारे सामने था उस फिल्म के जरिए से। लेकिन यहाँ पर जॉन के साथ बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। एक तो काफी प्रेशर के चलते जॉन ये नहीं तय कर पा रहा कि उसे खुद के डिसीजन किस तरीके से बिल्कुल सही लेने चाहिए, और ऊपर से लेमार का हाल तो उसके नाम की तरह हुआ है, जो बीच बीच में जॉन को एडवाइस देकर समझा लेता था, लेकिन अब वो भी मर चुका है, जिसका मतलब साफ है कि जॉन पूरी तरीके से अब रोग होगा, जिसके आसोल परिवर्तन को हम इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी तरीके से होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि बंदे ने इनके पोस्ट क्रेडिट सीन में अपनी खुद की शील्ड बना ली है, जिसकी एक झलक हमने इसके पहले मार्वल के ही ऑफिशियल रिलीज किए गए मिड सीजन के स्नीक पीक के टीजर में देखा था। लेकिन उसमें अगर कोई चीज चेंज नहीं हुई थी तो वो है यूएस एजेंट का कॉस्ट्यूम, जो इस टॉय लीक के अकॉर्डिंग फिलहाल तो चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो चीज अभी तक नहीं हुई है, और उसके भी रीजन की डिटेल में बात मैं आगे करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको उसकी कंपैरिजन मार्वल के किए गए वीएफएक्स वर्क से लगाना चाहिए, जो इस सीन को देखकर हमें पहले ही टीजर में काफी कंफ्यूज कर चुका था, लेकिन अब इस एपिसोड में वो चीज भी पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि किसी मॉन्यूमेंट को ऐसे ही किसी शमशानों की तरह टूटा फूटा बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए उसे वीएफएक्स की मदद से पहले से काफी ज्यादा बेटर कर दिया गया, जिस पर फैंस की कई सारी थियरी ऑलरेडी बनकर रेडी थी, जैसे कि ज़ीमो शायद उसी जगह पर होगा जहां पर वांडा ने अपना सीक्रेट बेस बनाया हुआ है। लेकिन अब इस एपिसोड से वो थियरी तो पूरी तरीके से फेल होती ही है, और साथ ही साथ हमारा डाउट भी क्लियर हो जाता है कि ये जगह बस एक सिंपल सी मॉन्यूमेंट है और कुछ नहीं, जहाँ पर ज़ीमो खुद की मन की शांति के लिए आया हुआ है, और उसे ये भी पता है कि अब आगे उसके साथ क्या होगा। और अगेन इस पर भी बात मैं आगे करने वाला हूँ, क्योंकि एपिसोड के स्टार्ट की डिटेल मैंने अब तक आपको एक्सप्लेन नहीं की है, जहाँ हम फिर से सिविल वॉर के एंड के उसी मोमेंट को रिक्रिएट होते हुए देखते हैं, जहाँ बकी और सैम सामना जॉन वॉकर का कर रहे हैं, ताकि वो लोग उसे आगे बढ़ने से रोके, क्योंकि अब उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक तो है नहीं, और ऊपर से उसने कैप की शील्ड पर काफी बड़ा दाग भी लगा दिया है, वो भी कैप्टन अमेरिका के फैन को मारकर। तो सिविल वॉर के उस एंड के मोमेंट में स्टीव ने अपनी शील्ड टोनी के बोलने पर दे दी थी, लेकिन यहाँ पर जॉन वॉकर बकी और सैम के समझाने पर भी अपनी शील्ड देने को बिल्कुल भी राजी नहीं। इनफैक्ट वो इस पूरे एपिसोड में ब्रूस वेन की तरह एक बात रिपीट कर रहा था कि वही कैप्टन अमेरिका है, जिसके बाद क्या एमसीयू की इस फाइट को जरा भी डार्क होने में टाइम नहीं लगता, जिस डार्क फाइट में हम जॉन वॉकर को पहले तो सैम के विंग को तोड़ते हुए देखते हैं, और उसके बाद वो दोनों मिलकर जॉन वॉकर के हाथ को ही तोड़ देते हैं कैप की उस शील्ड को लेने के लिए, जिसमें वो दोनों पूरी तरीके से सक्सेस हो गए हैं। लेकिन उससे पहले हम जॉन वॉकर को फिर से अपनी उसी फेटेलिटी को यूज करते हुए देखते हैं, जिसकी मदद से वो सैम को मारने ही वाला होता है, बकी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। बाद में वो शील्ड बकी उठाकर सैम को दे देता है, यही सोचते हुए कि सैम इस बार इस शील्ड को अपनाएगा भी और खुद को प्रूफ कर भी बताएगा कि स्टीव ने उसे चुनकर कोई भी गलती नहीं की थी, और सैम हमें उसका ही हिंट देता हुआ नजर आता है वहीं पर
उस कैप की शील्ड पर लगे हुए खून को पोंछकर। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं सैम और बकी को आपस में बात करते हुए कि जीआरसी की तरफ से कार्ली को बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उसके उसी बेस कैंप पर जहां पर वो लोगों को मेडिसिन और खाना प्रोवाइड कर रही थी अपने साथियों के साथ मिलकर। लेकिन जीआरसी की इस हरकत से कार्ली और भी काफी ज्यादा अलर्ट हो गई है, इसलिए वो उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं लगती और इससे अब उसकी और भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी लोगों के बीच बढ़ती ही चली जा रही है, जिसकी डिटेल हमें वहाँ पर टॉरेस आकर खुद देता है, जो ये भी बताता है कि जॉन पर ट्रायल चलाया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने जो किया था उसकी वीडियो वायरल हो गई है, ना कि बकी की। लेकिन फिर भी सैम और बकी को इस मिशन से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी सैम इस मिशन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन अभी के लिए बकी नहीं, जो वहाँ सैम को बिना कुछ कहे बस ऐसे ही चला जाता है। कहाँ तो उसका पता हमें आगे चलता है कि बकी वहाँ से सीधे सुकोविया गया है जीमो को पकड़ने के लिए, यानी कि बकी को काफी अच्छी तरीके से पता था कि उसे जीमो सुकोविया में कहाँ पर मिलेगा। जहाँ जाते के साथ में ही वो जीमो पर गन तान देता है, लेकिन उसे मारता नहीं, बल्कि यही बताता है कि वो पहले जैसा विंटर सोल्जर नहीं बल्कि अब व्हाइट वुल्फ बन चुका है, जो अब खुद के फैसले ले सकता है। बट उससे पहले जीमो उसे कार्ली और उसके जैसे सुपर सोल्जर्स को मारने की भी सलाह देता है, जो सलाह बकी के लिए फ्यूचर में यानी कि इसके फाइनल एपिसोड में काम आएगी भी या नहीं, उसका रिजल्ट तो हमें इसके अगले फाइनल एपिसोड में ही देखने मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर बकी जीमो को डोरा मिलाजे वालों को सौंप देता है, ताकि वो लोग उसे वहाँ से सीधे वकांडा की ऐसी प्रिजन में ले जाए जहाँ से वो फिर कभी भागने की कोशिश ना करे। और हम वहाँ पर ओई को ऐसा कहते हुए सुनते भी है कि इस बार जीमो को किसी राफ्ट नाम की जगह पर रखा जाएगा जहाँ से वो कभी भी निकल कर नहीं आ पाए। वेल, तो ये नाम एमसीयू के यूनिवर्स के अंदर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने ऑलरेडी सिविल वॉर फिल्म के एंड में राफ्ट नाम की जगह देखी है, जहाँ पर कैप्टन के साथ हुए सारे के सारे सुपर हीरोज को रखा जाता है, जिस हाईटेक फैसिलिटी से स्टीव उन सभी को काफी आसानी से निकाल लेता है। तो अब ऐसी हाईटेक वाली सिक्योरिटी जब स्टीव के लिए ब्रेक करना इतनी ज्यादा आसान थी, तो फिर जीमो जैसा शख्स उस जगह से तो काफी आसानी से निकल सकता है अगर एमसीयू के यूनिवर्स की वही रैफ्ट की जगह है तो। लेकिन अब यहाँ पर वकांडा का नाम जुड़ा है, तो मेरे हिसाब से तो वो जगह खुद वकांडा वालों ने ही बिल्ड की होगी, यानी कि जो राफ्ट हमें सिविल वॉर फिल्म में दिखाया गया था वो बस उसका एक नमूना था और असली हाईटेक फैसिलिटी अब भी फैंस की नजर से कोसों दूर है। अब बाय द वे एमसीयू के यूनिवर्स और मार्वल की कॉमिक बुक के अलावा इस राफ्ट को स्पाइडरमैन गेम में भी दिखाया गया है। और अब आते हैं सैम और टॉरस की बातचीत पर, जहाँ पर सैम ने अपने टूटे हुए विंग को इसी एपिसोड में टॉरस को दे दिया है, जो इस टूटे हुए विंग को लेकर डेफिनेटली काफी सारी छेड़छाड़ तो करेगा ही, ताकि एमसीयू के यूनिवर्स में हमें जैक्विन टॉरस के वर्जन का फैल्कन देखने मिले, जिस पर फिलहाल तो अभी कॉमिक बुक की तरह उस पर ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए और ना ही उसके पास रेडविंग नाम का ईगल है। बल्कि इसके अलावा हम सैम को कैप्टन अमेरिका की शील्ड को ले जाते हुए देखते हैं, यानी कि सैम ने अपना डिसीजन बना लिया है कि वह एमसीयू के यूनिवर्स का अब फाइनली जाकर कैप्टन अमेरिका बनेगा। लेकिन इसके लिए सैम को किसी की सजेशन भी चाहिए, जो उसे आइजिया ब्रैडली देते हैं। साथ ही साथ अपनी एमसीयू की आइजिया ब्रैडली या फिर कहूँ ब्लैक कैप्टन अमेरिका की स्टोरी को सुनाकर, जो कॉमिक बुक से थोड़ी ही मिलती जुलती है। जैसे कि कॉमिक बुक में आइजिया ब्रैडली की वाइफ मरती नहीं बल्कि जिंदा रहती है, जिसने बाद में असली स्टीव रॉजर को आइजिया ब्रैडली के बारे में बताया था। लेकिन इस सीरीज में आइजिया ब्रैडली की वाइफ उससे 1 साल बाद ही मर गई, जिसमें उसे यूएस वालों की तरफ से खबर आइजिया की मरने की दी गई थी। और ना ही कॉमिक बुक की तरह आइजिया ब्रैडली को इस एमसीयू के यूनिवर्स में ब्लैक कम्युनिटी के लोग पहचानते हैं, लेकिन कॉमिक बुक में आइजिया ब्रैडली ब्लैक कम्युनिटी के हीरो थे। और अब आइजिया नहीं चाहते कि उनका ये राज सभी को पता चले, क्योंकि उन्हें एक नर्स ने जीवन दान दिया था, जिसके चलते वो गवर्नमेंट की नजर में ऑफिशियली मर चुके हैं और अपनी बाकी की जिंदगी छुपकर बिता रहे हैं। और आइजिया के अकॉर्डिंग आइजिया का भी मानना यही है कि सैम को कैप्टन अमेरिका बनना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को काली चमड़ी वाले लोग नहीं पसंद, जिसका रेफरेंस हमें इसमें आइजिया ब्रैडली ने ही दिया कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर फिल्म के उस सीन को याद दिलाकर, जहाँ पर स्टीव ने भी कॉमिक बुक की तरह कॉस्ट्यूम शील्ड को चुराकर ये डिसीजन ले लिया था कि वो हाइड्रा के बेस में अकेले घुसकर बकी और बाकी आर्मी के लोगों को छुड़ाएंगे, जिसके बाद उन्हें मान सम्मान दिया गया था। लेकिन वैसा ही कुछ जब आइजिया ने किया था तो उन्हें बदले में मिली थी एक काफी लंबी सजा और हाँ, टॉर्चर होते हुए एक्सपेरिमेंट भी। तो अब आइजिया ब्रैडली को लेकर एक अलग से ओरिजिन वीडियो बनती ही है, ताकि आपको आइजिया की कॉमिक बुक से लेकर अब एमसीयू के यूनिवर्स की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि इस कैरेक्टर को भी लेकर डेफिनेटली एमसीयू के फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो किया जाएगा ही। जैसे कि उनके राज को सारी दुनिया के सामने लाकर रखना, ताकि लोग जागरूक हो और उन्हें पता चले कि ये गवर्नमेंट अपने कोई भी डिसीजन ठीक तरीके से ले नहीं पाती। इसके अलावा एली ब्रैडली का रेफरेंस तो मैंने आपको पहले दे ही दिया है, जिनका फ्यूचर अवेंजर्स की यंग टीम में हो सकता है। और फिर क्या सैम वहाँ से आइजिया की उस बात को सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता
जाता है और फिर से अपने कैप्टन अमेरिका बनने पर विचार करने लगता है, जिसके बाद वो फिर से अपने परिवार वापस पहुंचता है, जहां पर जाकर उसे बनानी है अपनी खानदानी बोट, जिसे बेचने की प्लानिंग उसकी बहन ने की थी, लेकिन उसके काफी डैमेज होने की वजह से ऑब्वियसली वो बिकी नहीं। लेकिन अब सैम के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए सैम अपने माता पिता के पुराने दोस्तों को कॉल कर उनसे मदद मांगता है, जो वहाँ पर आकर उसकी मदद करते भी है, और साथ ही साथ बकी भी, जिसने सूटकेस में वकांडा की टेक की कुछ ऐसी चीज लाई है जो उसे आखिरी बार वकांडा वालों की तरफ से फेवर कर दी गई है। अब इस सूटकेस में है क्या, उस पर तो मैं आगे बात कर आपको पूरी की पूरी उसकी डिटेल दे दूंगा। पहले आते हैं स्टोरी लाइन पर, जिस स्टोरी में सैम ने उस बोट को काफी मेहनत के साथ ठीक तो कर लिया है, लेकिन फिलहाल तो उस बोट को स्टार्ट होते हुए दिखाया नहीं गया। इसके अलावा उसकी बहन ने ये भी तय कर लिया है कि अब वो इस बोट को बेचेगी नहीं, और सैम ने बकी को वार्निंग दी है अपनी बहन से दूर रहने की। और फिर आखिरी कन्वर्सेशन हम उन दोनों की सुनते हैं, जहाँ पर सैम प्रैक्टिस कर रहा है कैप की शील्ड के साथ, क्योंकि सैम की बहन ने उसे नसीहत दे दी है कि वो किसी की भी ना सुनते हुए अपने काम पर ध्यान दे, वैसे ही जैसे उसने इस बोट को ठीक करने की जिद पकड़ रखी थी, और साथ ही साथ उनकी फैमिली को चलाने की भी। और फिर क्या सैम अपनी बहन की उस बात को सुनकर अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है, जिस ट्रेनिंग को करने से पहले वो बकी को भी सजेशन देता है कि वो अपने पास से बिल्कुल भी ना भागे, बल्कि उनका सामना करे और लोगों को जाकर बताए कि उसने उनके फैमिली के मेंबर्स के साथ में क्या किया था। इतनी तो हिम्मत उसमें होनी ही चाहिए, इससे उसका टेंशन भी हल्का होगा और हाँ, उसके नाइटमेयर भी खत्म हो जाएंगे। जिस एडवाइस को लेकर बकी सीधे अपने काम को करने के लिए निकल पड़ा है, यानी कि बकी मिस्टर नाकाजिमा के पास जाकर उन्हें उनके बेटे की मौत का सच बताएगा, जो हमें इसके फाइनल एपिसोड में देखने मिलेगा। और साथ ही साथ इस सीरीज को खत्म होते हुए भी जो चीज एमसीयू वाले कैसे मैनेज करेंगे, उसका रिजल्ट तो इसके फाइनल एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलने वाला है, क्योंकि अभी भी कई सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इट मीन्स कि इसके फाइनल एपिसोड में उन सारी की सारी चीजों को काफी फास्ट पेस में दिखाया जाएगा, जैसे कि पावर ब्रेकर कौन है, शैरॉन का इन सब के पीछे क्या लेना देना है, वेल नाम की वो शख्स जॉन से क्या चाहती है, और क्या जॉन इस टॉय लीग के कॉस्ट्यूम को सच में पहनने भी वाला है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सूटकेस में क्या है, क्योंकि सैम की कई टफ ट्रेनिंग के बाद सैम ने शील्ड को प्रॉपर हैंडल करना सीख लिया है, यानी कि वो वॉर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। जो कहाँ होने वाली है टॉरस उसे इन्फॉर्म कर दे देता है, और बकी ने भी जाने से पहले यही कहा था कि अगर उसकी मदद होगी तो वो उसे कॉल कर बुला सकता है। और इस सीन क्या, इसके पहले एपिसोड में भी हमने टॉरस को काफी सारे टेक के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा ही है, जहाँ वो काफी आसानी से फ्लैश स्मैशर के लोगों को ढूंढने में कामयाब होता है, यानी कि ये शख्स सच में एमसीयू के यूनिवर्स का फैल्कन बनने ही वाला है। और फिर सैम की उस प्रिपरेशन के साथ हम उसे सूटकेस को ओपन करता हुआ देखते हैं, जिसके छोटे से टीज के बाद इस एपिसोड को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है कि उस सूटकेस के अंदर है क्या, जिसकी छोटी सी झलक हमें दिखती तो है, और ये भी बात पता चलती है कि उस सूट के अंदर सैम का नया सूट है, जिसका जिक्र आज से ठीक 1 साल पहले किया गया था कि उस सूट को टेस्ट खुद सैम ने किया है, जो दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा है। और अब टॉय लीग्स की बात करें तो हमें टॉय लीग्स में सैम के उस सूट की एक झलक दिखाई गई है, जिसे पहनकर वो एमसीयू के यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका बनने वाला है। तो अब फैंस को वेट करना होगा उस सूट की एक झलक और सैम को कैप्टन अमेरिका बनते हुए देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड खत्म हुआ है लेकिन मेरी डिटेल्स नहीं, क्योंकि अब भी कुछ कैरेक्टर्स की डिटेल मैंने आपको नहीं दी है, खास करके कार्ली और उसके लोगों की प्रिपरेशन, जिसमें वो लोग बड़ा धमाका जीआरसी के बेस पर ही करेंगे और इन सभी गवर्नमेंट के लोगों को मारने की कोशिश भी, और उन्हें रोकने का काम सैम और बकी ही करने वाले हैं, और हाँ जॉन वॉकर भी, जिसके लिए कार्ली ने भी प्रिपरेशन करते हुए बैटरॉक के कैरेक्टर से हाथ मिला लिया है, जो सिर्फ और सिर्फ सैम को ही मारना चाहता है, क्योंकि इसके पहले एपिसोड में बैटरॉक के मिशन को सैम ने ही फेल किया था, जो मिशन शायद से उसे शैरॉन ने दिया होगा, क्योंकि इस फोन कॉल से हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन ये एमसीयू है, इसलिए फिलहाल तो अभी के लिए ज्यादा दिमाग लगाना शैरॉन को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि काफी लोगों का पॉइंट अब भी शैरॉन को ही लेकर यही है कि वही एमसीयू के यूनिवर्स की पावर ब्रोकर है। और अब इसके अलावा दूसरी थियरी लोगों की मैडम हाइड्रा के कैरेक्टर को लेकर निकल कर आई है, जिसके बारे में मैं अभी ही थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ, क्योंकि कार्ली के इस मोमेंट पर अगर किसे सबसे ज्यादा शक है तो वो डॉवेज ही है, जो बार बार कार्ली को गलत करने पर टोकता है, लेकिन कार्ली हर बार उसे कोई अच्छा सा एक्सक्यूज देकर चुप करवा देती है और अपनी साइड ही रखती है। तो आई होप इस कैरेक्टर को भी लेकर इसके फाइनल एपिसोड में कुछ ना कुछ तो किया जाएगा ही। तो अब बात करते हैं जॉन वॉकर यानी कि यूएस एजेंट के बारे में, जिसके ट्रायल में हमें यही पता चलता है कि उसके पुराने किए गए अच्छे कामों की वजह से उसका कोर्ट मार्शल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे एक रिटायरमेंट दी जाएगी, वो भी फ्यूचर के बिना किसी प्रॉफिट के, यानी कि रिटायरमेंट पर जो सैलरीज गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, वो सारे के सारे मान सम्मान वो सभी कुछ जॉन वॉकर से छीन लिए जाएंगे। और हाँ, कैप्टन अमेरिका का टाइटल भी, जिसके लिए अब गवर्नमेंट को फिर से कैप की शील्ड वापस चाहिए, जो लीगली ना तो गवर्नमेंट की और ना ही किसी
किसी और की है, क्योंकि उसका मालिक सभी की नजर में खो गया है, जो हमें इस एपिसोड में फिर से सैम के जरिए मिल गया है। लेकिन जॉन वॉकर की नजर में वो खुद को अब भी कैप्टन अमेरिका ही मानता है और वो शील्ड जिसका वो हकदार है वो उसे फिर से वापस चाहिए, जो अगर उसे नहीं दी गई तो वो खुद की अपनी ही शील्ड बनाएगा, जो हम उसे बनाते हुए इसके मिड क्रेडिट सीन में भी देखते हैं। और इस शील्ड के बन जाने के बाद उसका रिजल्ट कैसा होगा, तो वो पिक ये है जिसके टीजर में हमें जॉन की बनाई गई शील्ड तो नजर आई, लेकिन उसका यूएस एजेंट का कॉस्ट्यूम नहीं, जिसकी झलक हमने लीक टॉयज में देखी है। यानी कि अभी जॉन वॉकर को यूएस एजेंट बनने में थोड़ा टाइम है, जो कि अगेन शो के फास्ट पेस के हिसाब से हमें तुरंत दिखाकर खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि इसके 6th और फाइनल एपिसोड में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस टीजर में हमने उसे भले से ही खुद की बनाई गई शील्ड के साथ में क्यों ना देखा गया हो सकता है कि उसका कॉस्ट्यूम यहाँ पर यूएस एजेंट का ही हो, जिस पर मार्वल वालों ने उंगली कर फैंस को दिखाने के लिए अभी बस नॉर्मल ही रखा है, यानी कि कैप्टन अमेरिका की ही तरह। या फिर मैं गलत हूँ? लेकिन आज जॉन के इस तरीके से लिए गए डिसीजन से तो हमें ये बात पता चलती है कि उसका मेंटल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस पर खुद अब उसका कंट्रोल नहीं रहा। इसलिए जब उसका ट्रायल चलाया जाता है तो वो सभी को उल्टा जवाब देते हुए यही कहता है कि उसने कई सालों तक अपनी गवर्नमेंट का डर माना है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अब वक्त बदल गया है और वो खुद के हिसाब से ही काम करना चाहेगा। और अपनी बात को खत्म कर जॉन वहाँ से ऐसे ही चला जाता है। और फिर क्या, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है काफी मेजर अपीयरेंस जूलियन लुइस के कैरेक्टर वैलेंटीना का, जिन्हें गलती से भी वेल बुलाया नहीं जा सकता। और अगर उनके पूरे नाम की बात करें तो ये नाम वैलेंटीना एल्गेरा दी फॉर्च्यून है, यानी कि मैडम हाइड्रा, या फिर कहूँ निक फ्यूरी का फीमेल वर्जन, क्योंकि कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर निक फ्यूरी की एक्स है, जिससे निक फ्यूरी बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और शादी कर अपने करियर को रिटायर भी करना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट कॉमिक बुक में वैसा हुआ नहीं और वेल एक एंटी विलन का कैरेक्टर ही बनकर रह गई, जिसने कॉमिक बुक में अगर किसी तरीके के झंडे गाड़े हैं तो वो झंडे थंडरबोल्ट नाम की टीम के हैं, जिसे बनाने का पूरा क्रेडिट कॉमिक बुक में मैडम हाइड्रा को ही जाता है। बाकी नाम से हमें उनके कॉमिक बुक के कारनामे भी पता चलते हैं कि कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर हाइड्रा के मिशंस को अंजाम देती है, या फिर कहूँ कि हाइड्रा को जिंदा रखने का काम करती है। और इस सीन में जब वो जॉन से आकर मिलती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन भी देती है तो उससे ये बात बिल्कुल साफ साफ पता चलती है कि उसे जॉन जैसे सुपर सोल्जर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहाँ पर वेल के इस तरीके के अपीयरेंस को तो देखकर ऐसा ही लगता है कि उसे किसी ने ऑर्डर दिया है जॉन से मिलने का, यानी कि वेल के पीछे भी कोई तगड़ा खिलाड़ी है। और अगर फैंस की सुई की बात करें तो वो अभी भी एक ही जगह पर आकर अटकी है, जो हाँ मोफिस्टो नहीं बल्कि पावर ब्रोकर ही है। इसके अलावा थंडर रोज को भी लेकर फैंस की थियरी अब भी चल रही है। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वेल के कैरेक्टर को इस सीरीज में नहीं बल्कि ब्लैक विडो फिल्म में इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला था, लेकिन पेंडेमिक के चलते उन चीजों को चेंज किया गया, यानी कि रीशूट्स, जिसकी वजह से वेल के कैरेक्टर का अपीयरेंस अब हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में देखने मिला है। और अब आखिरी डिटेल की बात कर ले तो वो है यूएस एजेंट यानी कि जॉन से रिलेटेड, जहाँ वो लेमार के घर पर जाकर उनके पेरेंट्स को एक झूठा सच बताता है कि उनके बेटे की मौत उसी शख्स ने की थी जिसे उसने अपने हाथों से मारा है, जबकि असल में सच हम सभी को पता है और शायद कहीं न कहीं लेमार की बहन को भी। इसलिए उसका रिएक्शन जॉन की बातों को लेकर काफी अजीब सा रहता है, मानो जैसे वो जॉन पर ट्रस्ट नहीं करती लेकिन उसके माता पिता करते हैं। इसलिए वहाँ पर वो जॉन को कुछ भी नहीं बोलती, बस अपने फेस के एक्सप्रेशन से हमें उसकी बात समझा देती है। या फिर कहूँ लेमार की बहन हो सकता है कि एमसीयू के फ्यूचर की फीमेल वर्जन की बैटल स्टार हो, क्योंकि डिज्नी का फोकस इस बार सुपर हीरो के इस यूनिवर्स में मेल से ज्यादा फीमेल पर है। इसलिए अब एमसीयू के फ्यूचर में हमें बहुत सारी फीमेल सुपर हीरोज ही देखने मिलने वाली है ज्यादातर तो। और अब क्या डिटेल हो गई है खत्म, इसका मतलब वीडियो भी, जिसे लेकर आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि मैंने इस एपिसोड नंबर 5 की कोई डिटेल को मिस तो नहीं कर दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और सीरीज या फिर किसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और तब तक करते रहे আসল পরিবর্তন।